आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबाद में हुई सो बारिश से शहर के मोहल्ले तालाबा बन गए, मगर शहर के तालाबों में कोई इजाफा नहीं हुआ करते। और प्यास को काटे तो रोना आता, मगर अब देखे तो रोना आ रहा। और निठल्ले नौजवानों के वास्ते एक माजूर नौजवान की कहानी दिखाएंगे और साथ ही साथ मज़ाहिया शायर से खास बातचीत भी आपको दिखाएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। गए सौ हफ्ते को आप लोग देखे थे कैसा हैदराबाद में जोरदार बारिश हुई। वो बारिश से महल्ले तालाबा बन गए थे। इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी शहर को पीने का पानी सप्लाई करने के वास्ते बने सो तालाबों में 1 इंच भी पानी नहीं आया करते। यकीन नहीं आ रहा तो देखो ये रिपोर्ट। हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते ऐसी बारिश हुई, हर जगह पानी नजर आ रहा था। महलों में पानी, सड़कों में पानी, गलियों में पानी, यहाँ तक के घरा भी झील में तैरते नजर आ रहे थे। शहर के लोग समझ रहे थे ये साल शहर की आवाम को पीने के पानी की कोई तकलीफ नहीं होगी। खूब बारिशों से लोग ये सोच रहे कि गंडीपेट और उस्मान तालाब लबालब भर गए होंगे, लेकिन गंडीपेट तालाब में इतना थोड़ा पानी देख के लोग बौरान हो गए। उस्मान सागर और हिमायत सागर में भी पानी ना के बराबर है। लोग बोल रहे हैं ये अक्टूबर का महीना है या जून का। सोच कर आए थे कि पानी यहाँ पर ज़्यादा होगा और इंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि समर वेकेशन पर हम लोग आए यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि हम यानी सितंबर में नहीं हैं, अक्टूबर में नहीं हैं हम। ऐसा लग रहा है कि हम अभी जून के महीने में इधर है या मार्च के महीने में है। देख सकते हैं आप कितना से यानी बारिश है ही नहीं यहाँ पर। इतना बारिश हुई है लेकिन पानी तो पता ही नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ पर कुछ लैंड ग्रैबर्स कुछ मसला हुआ होगा जिससे पानी अंदर नहीं आया, कुछ मसला हुआ होगा। तो इसके ऊपर जो है हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना। पीने के पानी के लिए तो सोचना पड़ रहा है ना। अभी तो पानी की किल्लत इतनी हो रही है हर जगह। यानी आप देख सकते हैं कि ऐसे नहीं कि ओल्ड सिटी बोलकर न्यू सिटी, कहीं पर भी देख लो, हैदराबाद में, आप तेलंगाना में पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है। ये तालाबों को देखे तो ऐसा मालूम हो रहा 1-2 महीने में ये तालाबा क्रिकेट के गिरौना बन जाते होंगे। क्रिकेट के शौकीन बच्चे यहाँ आके मजे से क्रिकेट खेल सकते। शहर में तालाबों की हिफाजत के वास्ते लड़ने वाले एक्टिविस्ट लुबना सरवत क्या बोल रहे हैं, सुनिए। एनजीटी में ये लोगों की जॉइंट कलेक्टर खुद रंगारेड्डी के रिपोर्ट दे चुके हैं एनजीटी में, ये बताते हुए कि अराउंड 20,000 to 30,000 स्ट्रक्चर्स वहाँ पर आ चुके हैं। जबकि GO 111 और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर इस पे साफ है कि उस पे उसकी इनफ्लो चैनल्स पे कोई चेक डैम्स नहीं होना, कोई डाइवर्शंस नहीं होना, कोई वहाँ पर बोरवेल्स नहीं होना, क्योंकि ये आवाम के पीने की पानी की बंदोबस्त है। वो पूरी ओल्ड सिटी को और सिटी को जो 40 MGD 40 मिलियन गैलन्स पर डे आ रहा, उसकी बंदोबस्त के ऊपर जो रूल है, पहले इनको ये बताना पड़ेगा कि क्या वो रूल्स के लोग कायम है बरसात पे बहाना डालने से पहले। और क्या ये सच नहीं है कि उस्मान सागर की कैचमेंट छोड़िए बड़ी, पहले उस्मान सागर की बफर जोन भी छोड़िए, उस्मान सागर के अंदर ही तो एंक्रोचमेंट होके है। हिमायत सागर और उस्मान सागर की हालत देख के तो ये तय है कि आने वाले गर्मा में पीने के पानी की कितनी तकलीफ होने वाली है। अगर हम लोग बारिश और रोजाना के इस्तेमाल के पानी को हार्वेस्ट करने के इंतजाम करेंगे तो ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ेगा, वरना हर साल गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लाले पड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ये तो सबको मालूम ही है, प्याज काटते वक्त आंखों में से आंसू निकलते। अगर प्याज काटते काटते प्याज की कीमत याद आ गई तो आंखों में प्याज के खतरे डबल हो जाते। हुकूमत बोल रही प्याज की बढ़ गई सो कीमत को कंट्रोल करेंगे कहते, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। प्याज की बढ़ गई सो कीमत जैसी की वैसी है। रौनक को ये रिपोर्ट देखो। तेलंगाना में प्याज की कीमत सुनते आंखों में पानी आना शुरू हो जा रहा। 30 रुपए किलो 600 प्याज पहले 30 से 35 रुपए हो गई। अरे ये बहुत ज्यादा है बोले तो 4-5 दिन में इसमें 10 रुपए और बढ़ गए। और अब प्याज की कीमत 45 और थोड़ी अच्छी प्याज मतलब बिरयानी की प्याज बोले तो 60 रुपए तक मिलती। तेलंगाना के पड़ोसी रियासतों से प्याज आएंगी और कीमत कब होंगी बोले तो ये भी मुश्किल दिख रहा। कईकू की प्याज का मसला सिर्फ तेलंगाना में नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में है।
प्याज का रेट वहाँ से ही 43, 44, 45 तक चला। यहाँ तक लाए तक 50 रुपीज़ बेच रहे, 50 रुपये बेच रहे। अब ये महाराष्ट्र में पानी गिरने से माल नहीं निकल रहा, नहीं आ रहा। इसमें क्या हो रहा बोले तो भाव टाइट होते जा रहा। ऊपर से बढ़ा हुआ ऐसा मार्केट पूरा 50 रुपये किलो है, पहले 10 रुपये किलो था, अब नहीं है। अब लोग लेने को आगे पीछे हो रहे, 5 किलो लेने वाला किलो 1.5 किलो ले रहा। जहाँ से माल आता ना वहाँ बारिश आके माल नहीं निकल रहा, कहते बढ़ रहा बोल के बड़े सेठ हम बोल रहे। हम छोटे व्यापार हैं और क्या बोलेंगे बोल। हैदराबाद व सिकंदराबाद में प्याज की बढ़ी हुई कीमत से शहर के कित्ते की होटलों में से सलाद से प्याज गायब होते जा रही और इसकी जगह प्लेट में प्याज के जैसा दिखता सो पत्ता गोभी मिल रहा। प्याज की कीमत कई को बढ़ी, इसकी वजह बोले तो लालूची और काला बाजारी के आदि ताजिरा प्याज को गोदामों में भर के रखने के थे, मतलब जानबूझ के किल्लत पैदा कर रहे। सिविल सप्लाई वाले प्याज के गोदामों पे ढाबे के पिलाना बना रहे, मगर इनके पिलानों का असर तो अब तक मार्केट में प्याज की कीमत पर नहीं दिख रहा। प्याज बेचने वाले लोगों को ये बोल के दिलासा दे रहे कि बारिश का मौसम है, इसलिए प्याज की कीमत ज्यादा है, जरा सब्र करो कम हो जाएंगी। प्याज काटने के बाद उनकी आंख से आंसू जाता था, आजकल तो खाली प्याज का रेट देख के सुन के ही है ना लोगों की आंखों से पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि आमदनी कमती है और आमदनी कमती है, उनके रेट बहुत ज़्यादा है। तो अभी और कारोबार करने जाएंगे, कारोबार भी नहीं है, कारोबार किराए महंगे है, पगड़ी महंगी है, सामान लेने जाओ तो वो भी है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। पैसे वाला कैसा भी जीता, गरीब का जीना बहुत मुसीबत का है। कैसा है, कैसी होंगी जिंदगी, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। प्याज की कीमतें तो इससे पहले भी बढ़े थे, मगर अब जो कीमत है 10 सालों में ऐसी नहीं थी। प्याज अगर सस्ती नहीं हो गई तो खरीदना मुश्किल है, मगर प्याज के बगैर सालन भी नहीं बनता। अब ऐसा करना पड़ेगा, प्याज की एक डली दस्तरखान पे रख के सामने रख के खाना खाना और खाने के बाद प्याज की डली को उठा के रख लेना। जब तक प्याज सस्ती नहीं होती ऐसी करते रहना। उधर प्याज महंगी है बोले तो पेट्रोल भी टक्कर दे रहा, इसलिए एक नामालूम शायर प्याज और पेट्रोल पे अच्छा शेर बोले। एक ही सफ में खड़े हो गए पेट्रोल व प्याज, ना कोई धंधा रहा ना कोई ढंग का विकास। आखिर में हम हुकूमत को बोलना चाह रहे हैं, प्याज के कीमतों पे कंट्रोल करो, नहीं तो आम लोग ऐसा कुछ तो भी करेंगे, बगैर प्याज काटे आंखों से आंसू निकल जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के वास्ते हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। आप लोग देखे होंगे अक्सर हट्टे कट्टे पुट्टे बेकार चबूतरों पे, होटलों में, नहीं तो तफरी के अड्डों पे टाइम पास करते हुए दिखते। अब हम आपको एक ऐसे नौजवान का कारनामा दिखाएंगे जिसको देख के आप लोग हैरान हो जाना। ऐसा नहीं है सब नौजवान ऐसी बेकार रहते, हर नौजवान में कुछ न कुछ करने का जज्बा रहता, मगर हादसे में माजूर होने के बाद अक्सर लोग अंदर से टूट जाते। मगर आंध्र प्रदेश नंदियाल के एक नौजवान अरशद हौसलों के सुल्तान बने हुए हैं। इन्हों एक पांव से हिमालय पे चढ़ के आयसो है। अरशद खेलों में हर फन मौला भी है। अरशद के रोशन मुस्तकबिल के वास्ते गवर्नमेंट की सरपरस्ती की भी जरूरत है। देखो ये रिपोर्ट। एपी के शहर नंदियाल के रहने वाले 20 साल के नौजवान शेख अरशद अपनी रियासत, अपने मुल्क का नाम बाहर के मुल्कों में रोशन करे। अरशद को बचपन से खेल कूद का शौक है कटे। इन्हों 7वीं क्लास में थे वक्त ताइक्वांडो में ग्रीन बेल्ट थे। 2004 में इनके साथ एक हादसा हुआ और इनके एक पांव के नीचे की जमीन गिरते ही शहसवार ही मैदान जंग में बोले जैसा एक पांव से महरूम हुए तो भी इन्हों अपने शौक को नहीं छोड़े और कई खेले। कच्चा जब पढ़ रहा था तो क्या ऑटो एक्सीडेंट के अंदर इसका पैर क्या है काटना पड़ा, तो उसमें इसका पैर काट दिए। तो काट देने से पहले ये क्या है ताइक्वांडो प्लेयर था ग्रीन बेल्ट। अरशद मियां पांव कट गया, जिंदगी कैसा चलेंगी बोल के खामोश नहीं बैठे। आप बोल रहे होंगे क्या तो भी तीर मारे ना, वही तो है ना। इन्हों क्या क्या खेला खेले और कहाँ तीर मारे आप खुद सुनो। आर्चरी में विजयवाड़ा चिरपुरी ओरगा आर्चरी में 4 साल था, उसमें 7 नेशनल खेला हूँ। उसके बाद मैं फिर आ गया इधर, फिर बॉडी बिल्डिंग में किया हूँ। 15 स्टेट खेल चुका हूँ, हर स्टेट में मेडल ले चुका हूँ। उसके बाद मैं व्हीलचेयर फेंसिंग खेला हूँ 2017 में बिलासपुर में, उसमें सिल्वर मेडल आया है। उसके बाद मैं स्विमिंग करना, एक पैर से साइकिल करना पूरा पापा ने मेरे को सिखाए थे। मेरे को हैंड साइकिलिंग में सिलेक्शन किया है, उसमें रिसेंट से मैं एशियन चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में खेल चुका हूँ, उसमें 4था प्लेस आया है। आज के दौर में एक अच्छा खासा आदमी 18 मीटर चलो बोले तो नहीं चल सकता।
मगर अरशद मियाँ 18,000 फीट पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़े। इन्हों अपना सफर पूरा करना चाहते थे मगर मौसम की खराबी से वापस आ गए थे। कैंप लगा था, उसमें मेरे को सिलेक्शन किया है भागीरथी 2 क्लाइम करने के लिए। 21,365 फीट था वो। हम लोग 18,000 फीट तक गए थे। 2 सिविल थे हम, एक आर्यवर्धन और एक मैं था। दोनों का घुटने के ऊपर पैर गया था। उधर पूरा स्नो ये हो गया था, इसीलिए हम लोग 18,000 फीट तक गए। अरशद के कारनामों पे हर कोई हैरान और बौरान है। इन्हों हिमालय पहाड़ की ऊंचाई पे जाके शाबाशी का काम करे। इनका वेलकम करने कई लोग रेलवे स्टेशन को आए। हमारे को दिल को बहुत खुशी है कि हमारे को फख्र है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वतन, हमारे इंडिया के आदमी इतना शाबाशगिरी काम करने का बहुत खुशी है। हौसला और बढ़ने के लिए अल्लाह भी इनको तौफीक दे बोल के हमें चाहते हैं। अब मालूम हुआ ना इनको हर फन मौला खिलाड़ी कई को बोलना। खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। इस पे अमल करके अरशद खेल कूद में जिंदगी नहीं गुजारे बल्कि एक टांग पेच बाबा के कंधों का बोझ अपने कंधों पे लिए, फिर साथ ही साथ अपनी डिग्री भी पूरी करे। इन्हें तो अपना काम करे, दुनिया वाले भी इनकी तारीफा करें, मगर गवर्नमेंट कई को की चुप है। घर के अंदर दिक्कत हो रही थी क्या जीने के लिए भी, तो इसलिए वो लड़का क्या है बॉडी बिल्डिंग भी छोड़ दिया। छोड़ के क्या है हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी काम किया, वो पैसे लाखों देता था। हुकूमत भी इनके लिए तरक्की के लिए और इनको इंकरेजमेंट करने के लिए कुछ जॉब ऐसे देके, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन को सबको दे रहे हैं, सब भी ये कर रहे हैं। होते झाड़ के चिकने पर अरशद रुके नहीं, थके नहीं। इन्हों अभी तेजी से तरक्की करना चाह रहे। अब हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे जाने का इरादा कर रहे हैं अगले साल की। इसमें भी हम लोग 1-2 पीक चढ़ेंगे, उसके बाद एवरेस्ट को हमको लेके जाएगा। इधर फाउंडेशन ने ट्रेनिंग दे रहा है। एपी के सीएम जगन मोहन रेड्डी खिलाड़ियों के कदरदान है। इन्हों ऐसे जोहरी है जो हीरे को पहचानते, लेकिन सीएम साहब की नजर अरशद पे कब पड़ती थी क्या है। अरशद नौजवानों के वास्ते एक मिसाल। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल शायद ऐसे ही नौजवानों के वास्ते ये शेर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुशाही है बसेरा कर पहाड़ों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्कनी खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे दक्कनी शायरी की। उर्दू शायरी की खासियत यह है शायरा इसमें अपनी महबूबा से बातें करते या नहीं तो उनके हवाले से कलाम पेश करते, मगर दक्कनी मज़ाहिया शायरी में ज्यादातर अपनी बीवी और ससुराल के रेफरेंस से शायरी होती। ऐसा कई को ये समझा रहे तारीखी किला गोलकुंडा के शायर लतीफुद्दीन लतीफ। इन्हों अपनी बेगम और प्यास पे भी शेर बोले। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान को इन्हों और क्या क्या समझाए, देखो ये दोनों की बातचीत। नाज़रीन, हम किले गोलकुंडे में हैं और इस जगह की खासियत यह है कि यहीं से उर्दू का पहला दीवान जो है वो शाये हुआ था। इस दीवान के खालिक थे यहाँ के बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो जैसा कि आप जान सकते हैं इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ जो है इस जगह का दक्कनी से गहरा रिश्ता है। और आज हम यहीं के एक शायर लतीफुद्दीन लतीफ़ साहब जो दक्कनी के शायर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लतीफ़ साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में। लतीफ़ साहब, जैसा कि एक रिवायत है शायरों से पूछा जाता है कि बताओ भाई आपको किससे इंस्पिरेशन मिली, कैसा आप शायरी शुरुआत करें, तो मैं क्या ये सवाल आपसे कर सकता हूँ? वैसे आपने कहा था कि गोलकुंडा एक इल्म अदब का गहवारा रहा शुरू से और आज भी यहाँ अदबी महफिलें होते हैं। तो हमारे पास भी मुशायरों का रिवाज हमेशा रहता रहा और बज़्म नूर के नाम से यहाँ इदारा चलाते थे जिसमें माहाना तरही मुशायरे होते थे जिसमें हम पेश रहे। यानी आपको कोई ऐसा धक्का नहीं लगा, कोई आशिकी वगैरह नहीं करे, आप बिल्कुल जो है यहाँ पे जो यहाँ की जो तहजीब थी उससे मुतासिर होकर शायरी शुरू कर दी? बिल्कुल। मैं अपने उम्र से ज़्यादा लोगों में बैठना उठना रहा, आदम नवाज शख्सियतों में रहा। हम सुनते थे जब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे को शेरी ज़ौक़ हुआ। अब मैं सबसे पहले मिज़ा की तरफ तवज्जो दिया, मिज़ाह कलाम लिखा और मैं शुरुआत की
तो लोगों ने पसंद किया, अरे इसको जारी रखे। लेकिन जैसा कि कहा आपकी तहजीब है, तो मैं बुजुर्गों का एहतराम करते हुए मज़ाह कलाम सुनाने को शर्म महसूस करता था, तो मैं संजीदा लिखना शुरू करा। एक अरसे के बाद फिर तमाम लोगों ने बोले मिज़ाह की तरफ जाइए, इसमें कम लोग हैं, तो फिर मैं मिज़ाह की तरफ। वैसे कहते हैं कि जो किले गोलकुंडा है उसकी जो है तकरीबन 450 साल तहजीब है, तारीख़ है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली आपका जो ये शहर है, इसमें यहाँ पे बसने वाला खुद अपने आप में एक शायर होता है, एक जो है उसके अंदर एक मिजाज होता है। तो आपने जो शुरुआत की जो दक्कनी शायरी की, वो हमें एक दो आपके इब्तिदाई दौर के एक दो अशार सुनाइए। मैं पहले तो तिफले मकतब में हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटा मोटा शायर हूँ। तो इसी ज़मन में देखिए कि बौना हूँ शायरी में खदावर नहीं हूँ मैं, बौना हूँ शायरी में खदावर नहीं हूँ मैं, शजरे सुखन हूँ पन के तनावर नहीं हूँ मैं, शजरे सुखन हूँ पन के तनावर नहीं हूँ मैं, कुछ टूटे फूटे शेरा हैं कह लेता हूँ लतीफ़, तंजो मिजाह का तो दिलावर नहीं हूँ मैं। तो पहली एक गज़ल मेरी दक्कनी थी जिसे पसंद किया गया कि मैं गज़ल थी, मैं जाको भी अलमों पो चढ़ा को आया ढट्टी, मैं जाको भी अलमों पो चढ़ा को आया ढट्टी, पोटा हुआ न पोटी छिल्ला हुआ न छट्टी, मैं जाको भी अलमों पो चढ़ा को आया ढट्टी, पोटा हुआ न पोटी छिल्ला हुआ न छट्टी, मैं ला को जब भी देता हूँ बेगम को अपनी तनख्वाह, मैं ला को जब भी देता हूँ बेगम को अपनी तनख्वाह, कहती है वो उछल के जाएंगे पत्थर घट्टी, कहती है वो उछल के जाएंगे पत्थर घट्टी, साड़ी कते कतानी होना बिलोस चमक का, साड़ी कते कतानी होना बिलोस चमक का, मेरे नसीब में बस बनियन वो चड्डी फट्टी, मेरे नसीब में बस बनियन वो चड्डी फट्टी। बस ये थे और कुछ शेर है। जी लतीफ़ साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये उर्दू शायरी में का फोकस जो है वो महबूबा होती है, महबूब होता है, लेकिन ये दक्कनी शायरी में ससुराल वाले, बीवी, ये क्या जो है ताल्लुक है शायरी का? संजीदा कलाम में बहुत बड़ा वसी मैदान होता है, जो कुछ भी लिख सकते हैं, और उसमें गम भी होता है, महबूबा से बातें होती हैं। पर इसमें मिजाज में ये होता है कि सामने ये चाहता है कि मैं हंसूं से, और हंसने के लिए अब बीवी, साली, लीडर, यही कुछ आते हैं। अगर हम संजीदा कलाम सुनाए तो लोग खामोश तो सुन लेते हैं, मगर मिजाज के अगर कोई उसमें उनको हंसी नहीं आए तो वो हुटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वजह ये है, मजबूरी ये चीज़ें लाना पड़ता है कि कुछ उनको, और होता है कि उसमें भी हम एक पैगाम देना चाहते हैं हंसते हंसते। तो अभी जो है दक्कनी शायरी में सिर्फ ससुराल वाले ही नहीं और लीडर ही नहीं, और जो है कई उसमें उन्वानात और कई जो है मज़ामीन शामिल हो रहे हैं। तो आप बताएं, और आपने ससुराल वालों के अलावा भी और किसको निशाना बनाया, कुछ ऐसा है तो सुनाइए हम आपको। नहीं, अभी एक मौजूदा प्याज का चल रहा है जी, तो प्याज से आप भी मुतासिर हुए हैं? जी हाँ जी। तो प्याज ज़रूरत ज़िंदगी है जी, और तो मैं ये कहने की कोशिश किया है कि जिंदा मैं रह तो सकता हूँ जी शहनाज के बगैर, वाह वाह वाह, जिंदा मैं रह तो सकता हूँ शहनाज के बगैर, दुश्वार जिंदगी है मेरी प्यास के बगैर, वाह वाह, दुश्वार जिंदगी है मेरी प्यास के बगैर। एक और शेर देखिएगा, पहले तो प्याज काटे तो होते थे अश्क बार, वाह, पहले तो प्याज काटे तो होते थे अश्क बार, अब कीमत उसकी सुनते ही रोते हैं जार जार, अब कीमत उसकी सुनते ही रोते हैं जार जार। तो इस तरह पैगाम देना चाहते हैं जी। लतीफ़ साहब, ये कहा जा रहा है कि जो है दक्कनी शायरी का अब अच्छा वक्त आया है, क्योंकि सोशल मीडिया भी आ गया है, और यहाँ से लेके जो है दक्कन से लेके अफ़गानिस्तान तक पूरा बर्र सग़ीर है, वहाँ पर जो है दक्कनी शायरी के, दक्कनी जो लिटरेचर है, अदब के चाहने वाले आ चुके हैं, ख़ासतौर पर मज़ाहिया, मैं अदब की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि अभी सुलेमान ख़तीब नहीं रहे और जो गिल्ली नलगुंडा भी नहीं रहे, तो आप लोगों की जो अभी शोरा हैं, आपके हमौसर शोरा, आप लोगों की किस तरह जो है ये जहद है कि इसको, ये असासा जो है वो आगे भी ले जाएं, अगली नस्ल तक मुंतकिल करें? कुछ बताएं, दक्कनी शायरी के बारे में बताएं। कोशिश ये है कि हम दक्कनी शायरी करें
जी। और कुछ अच्छे अच्छे मज़ामीन उसमें लाएं। जी। वो सुनने वालों के ज़ौक़ पर भी होता है। अदबी महफ़िलों में आजकल लोग कम आते, फिर भी मिज़ाया कलाम के लिए लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने चाहते हैं कि बस हमारे को एक फक्कड़पन मिले, हम हंसें खाली, तंज सुनना नहीं चाहते जी। अब तो कोशिश हम ये करते हैं कि तंज हो, उसमें थोड़ा मिजाज क्या मिजाज। लेकिन जब जो मुशायरे होते हैं तो एक सुकूत रहता है और फिर एक दकनी का शायर आता है तो पूरा जो है महफिल पूरी एकदम जो है ऐसा जोश आता है महफिल में। तो आप हमें सुनाएं कि कभी आपके साथ हुआ, आपकी जो एक सिग्नेचर जो नज़्म होती है जिससे लोग आपको पहचानते हैं, तो वो वैसा कुछ आपका कलाम है तो सुनाएं मेरे को। कुछ रहते हैं जाक मामूली सी बात रहती है जी, तो लोग एकदम हंसना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि शायर हैं हम बला के देखो, वाह, शायर हैं हम बला के देखो, यकीन नहीं तो बुला के देखो, वाह वाह, यकीन नहीं तो बुला के देखो, लिखना गजल तो नहीं आता है, नहीं लिखना गजल तो नहीं आता है, जी। पढ़ना आता पढ़ा के देखो, वाह, पढ़ना आता पढ़ा के देखो। आजकल मुतशायर हैं, कई लोग गजल लिख के लाते हैं तो वो तंज करने की कोशिश की है जी, और इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिख के लाते हैं जी हाँ, उर्दू के शायर कहते हैं और शायर दूसरी स्क्रिप्ट में लिख के लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कुछ सुनाएं जो आप रिसेंटली आप लिखे हैं, तो एक दो इसी में मैं सुनाना चाहता हूँ कि ये जमीन में नहीं होने के कामा होते, नहीं होने के कामा होते, रिश्वत थोड़ी खिला के देखो, वाह, रिश्वत थोड़ी खिला के देखो, उसके दर पे सब कुछ मिलता, वाह, उसके दर पे सब कुछ मिलता, मुंडा अपना झुका के देखो, वाह, मुंडा अपना झुका के देखो, मुंडा अपना झुका के देखो, कितनी राहत तुमको मिलती जी, कितनी राहत तुमको मिलती, माँ के पाँव दबा के देखो, वाह, माँ के पाँव दबा के देखो, माँ के पाँव दबा के देखो। ये भी मौजू आजकल का है कि दूसरी शादी अब भी करता हूँ, वाह, दूसरी शादी अब भी करता हूँ, पहला रिश्ता तोड़ा के देखो, पहला रिश्ता तोड़ा के देखो, जोरू तेरी कैसा मर गई, वाह, जोरू तेरी कैसा मर गई, बोला गल्ला दबा के देखो, बोला गल्ला दबा को देखो, दुल्हन कहीं तो लंगड़ी होंगी। आजकल लोग जाकर देखते हैं, दुल्हन को चला के देखते हैं, दुल्हन कहीं तो लंगड़ी होंगी, लतीफ पहले नचा के देखो, वाह, लतीफ पहले नचा के देखो। इस तरह हम तंज करने की कोशिश करते हैं जी। लतीफ साहब, अभी आपने जो प्यास का शेर पढ़ा था, फिर एक बार पढ़िए वो हमारे लिए। जिंदा मैं रह तो सकता हूँ शहनाज के बगैर, जी, जिंदा मैं रह तो सकता हूँ शहनाज के बगैर, दुश्वार जिंदगी है मेरी प्यास के बगैर। जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे दक्कनी शायरी में महबूबा से ज्यादा जो है बीवियों का जिक्र होता है, तो आप बताएं ये शहनाज का इशारा बीवी की तरफ बेहद शुक्रिया साहब आपका, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे लतीफ़ साहब से, जो हमें बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह अपनी शायरी की शुरुआत की। उन्होंने हमें बहुत अच्छा अपना कलाम सुनाया, ख़ासतौर पर प्यास के ताल्लुक़ से जो अशार सुनाए वो बहुत ही अच्छे थे। नाज़रीन, हम लोग गोलकुंडा आए हुए थे, किले गोलकुंडा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे किला गोलकुंडा है। 450 साल इसकी तारीख़ है। दक्कनी जो अदब है उसका मरकज़ समझा जाता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद।